विधानसभा से 8 विधेयक पास, जनता के हित और विकास की बात। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार ने सदन में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक सहित कुल 8 विधेयकों को सदन से पारित करा लिया। यूसीसी विधेयक पर विपक्ष के जोरदार विरोध और हंगामे के बीच ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। इसके अलावा जो अन्य 7 विधेयक पारित कराए गए हैं उनमें मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक 2026, मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026, मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026, मध्य प्रदेश उपकर संशोधन विधेयक 2026, मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता श्रम शक्ति संहिता विधेयक 2026, मध्य प्रदेश धनवंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026, मध्य प्रदेश वैट संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। इनमें कई विधेयक ऐसे शामिल हैं जिनका सीधा संबंध आम नागरिकों की सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं से है। सरकार ने इन विधेयकों को सुशासन, नागरिक सुरक्षा, समान अधिकार और बेहतर प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। यूसीसी विधेयक की बात करें तो ये सभी के लिए समान और न्याय, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मध्य प्रदेश धनवंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में मेडिकल यूनिवर्सिटीज की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें सरकार का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा को आधुनिक, शोध आधारित और रोजगार उन्मुख बनाना है। मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक में राज्य के राजमार्गों के संरक्षण, रखरखाव और विकास की प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ कर तेज, सुरक्षित और बाधा रहित यातायात उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक का उद्देश्य राज्य में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक, जवाबदेह और ज्यादा प्रभावी बनाना है। जनता के जनधन की सुरक्षा बढ़ाना और प्रदेश में आधुनिक एवं सक्षम आपातकालीन सेवा प्रणाली विकसित करना है। मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को लेकर सरकार का कहना है कि इस विधेयक से व्यापारिक प्रक्रियाएं आसान होंगी, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में उद्योग, निवेश तथा रोजगार को नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता श्रम शक्ति संहिता विधेयक में महिलाओं को निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों के साथ रात्रिपाली में काम करने की अनुमति के साथ ही श्रमिकों के सुरक्षा, कल्याण, गरिमापूर्ण कार्यस्थल और अधिकारों को कानूनी संरक्षण करना है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कल 8 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। हमने अपने व्यापार व्यवसाय के साथ सभी क्षेत्रों में सरलता से सभी गतिविधि को संपादित करने के लिए बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को भी पारित किया है। अग्निशमन आपातकालीन विधेयक 2026 भी आज ये भी हमने पारित किया है। आज कई प्रकार की अग्निशमन की कई घटनाएं बढ़ती जा रही है अलग अलग प्रकार से, उसमें सब में विचार करते हुए बहुत सारे विभागों को समेकित रूप से जोड़ते हुए इसमें आपातकालीन सेवाओं के साथ अग्नि घटनाओं को रोकने के लिए जो कानून सम्मत हो सकता है या भविष्य में इसको कैसे हम और कंट्रोल करें। निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2026 को भी आज पारित किया है। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय और धनवंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 भी हमने आज पारित किया है। उल्लेखनीय है कि हमारे पास पहले केवल एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, अब इसको हम तोड़ करके 2 में जा रहे हैं और ऐसे में जो जबलपुर विश्वविद्यालय है उसको एम्स की तर्ज का एक बड़ा हॉस्पिटल भविष्य में वो बढ़ते जाए। अंग्रेजों के शासनकाल के कई नियम को बदलते हुए ये हमारा मध्य प्रदेश राजमार्ग अधिनियम 2026 को पास किया है। श्रम संहिता के माध्यम से भी हमारे कई सारे श्रमिक बंधुओं के लिए उद्योग धंधों में काम करने के लिए इसमें भी कुछ सुधार किए हैं और आजादी के पहले के 7 कानून जो आज अनुपयोगी हुए हैं, ये अनुपयोगी कानूनों के लिए भी निर्णय हुआ है कि आज समसामयिक रूप से आज जो जरूरी है वो कानूनों को लेकर आगे बढ़े, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 8 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। अब इन्हें राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और ये कानून बन जाएंगे। लेकिन
इन विधेयकों के पारित करने को लेकर एक लंबी पूरी प्रक्रिया चली, तमाम संशोधन वहां पर सुझाए गए, लोगों से राय शुमारी की गई और उसके बाद अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इन विधेयकों को पारित करा लिया। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा दें अपने मेहमानों से। हमारे साथ पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय अखिलेश पांडे जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता मीता वाधवा जी हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में मीता जी से करूंगा। मीता जी, यूसीसी को पास कर दिया गया है, विधानसभा ने इसको पास किया है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि महिलाओं से जुड़े कई ऐसे मामले हैं, चाहे 3 तलाक का मामला हो, बहु विवाह की मामला हो, या फिर अब जो उत्तराधिकार का मामला है, उसमें बेटा और बेटी सभी समान अधिकार सभी को दिए गए। जी बिल्कुल। क्या है कि मैं इतने सालों से देख रही हूँ बहुत सारी पॉलिसीज, या तो वो सेंट्रल से आती है या यहाँ पे हमारे यहाँ स्टेट में होती है। ये एक ऐसा पहला मुझे लगा कदम है जिसमें वाकई बहुत ही बड़ा एक चेंज मेकर रहेगा, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत सारे क्राइम हैं जो आज के डेट में हो रहे हैं, और रिकॉर्ड अगर हम देखें पिछले 2-3 साल का भी निकाल के या उसके पहले का भी, तो उनमें बहुत फर्क पड़ेगा, उसमें बहुत कमी आएगी। महिला की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीजन है, और ये सिक्योरिटी से मेरा मतलब है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहें या आप सोशल सिक्योरिटी कहें, हर तरह की सिक्योरिटी। तो ये जो स्टेप्स हैं, इससे ये सिक्योरिटी पे एक बहुत बहुत अच्छा, और सबसे अच्छी बात ये है, इसका एक खराब भी पहलू है जिसको लेकर लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप बहुत प्रोमिनेंट होता जा रहा है, लेकिन हम इस चीज को हमारे कल्चर के उसके मापदंड में नहीं लेते हैं, लेकिन इसको कोई रोक भी नहीं पा रहा है। तो अगर सरकार ने इसमें रजिस्ट्रेशन का एक नया एंगल जोड़ दिया है, मैं इसको बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ। इसीलिए नहीं कि मैं लिविंग को प्रमोट करती हूँ, पर मैं रिलेशनशिप को एक सही मायने मिलना, माँ पिताजी को भी पता चलना कि उनका बच्चा या बच्ची किसके साथ है, ये एक बहुत ही अहम कदम है, और इस कदम को बहुत अच्छे से सुनिश्चित किया जाए। इसकी सुरक्षा भी बढ़ेगी ना, क्योंकि कई बार ऐसे मामले आते थे, सुरक्षा भी बढ़ेगी। लिव इन में रहने वालों की कई बार कई घटनाएं हो जाती थी, कहीं हत्या कर दी जाती थी, कहीं कोई गायब हो जाता था जी, और महिलाएं भी बहुत साल हो जाते थे तो बोलते थे लड़के ने रेप कर दिया है। कई बार ऐसा नहीं है कि महिलाओं की गलती होती है, लड़कों की भी गलती होती है, महिलाओं की भी होती है। एक जनरल अगर मैं सोचूं तो ये बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव कदम है। इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है आलोक जी, इन विधेयकों को लेकर क्या कहेंगे? जनता से जुड़े तमाम ये विधेयक है और सीधे डायरेक्ट उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं ये। देखिए तिवारी जी, ये मध्य प्रदेश सरकार का वाकई में बहुत अच्छा कदम है, जिसमें ये 8 विधेयकों को पारित कराया गया, जिसमें अगर सबसे ज्यादा चर्चित रहा है तो वो यूसीसी रहा है। सारे देश का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर इस समय लगा हुआ है कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है। तो यूसीसी पर तो बहुत बात हो चुकी है, पिछले 6 दिन से 7 दिन से यूसीसी के अलावा कुछ चल नहीं रहा है। लेकिन जो 3 मुझे बहुत अच्छे लगे विधेयक, जो विधेयक बहुत ही उपयोगी हैं इस देश के, इस प्रदेश के लोगों के लिए, उसमें एक तो विधेयक है अपना निजी विश्वविद्यालय वाला, दूसरा है राजमार्ग वाला, और तीसरा है कोचिंग संस्थान वाला। ये तीनों के तीनों आम आदमी और उसके जन जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। राजमार्ग इसलिए हमारा एक बड़ा मुद्दा है कि हमको उस पर चलना है, सुरक्षित यात्रा करनी है, राजमार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। कोचिंग आज की तारीख में मैं समझता हूँ कोचिंग इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, एजुकेशन इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, और उसके बाद कोचिंग इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री है, ये शिक्षा दीक्षा देने का संस्थान नहीं है, ये उद्योग है। इस उद्योग को नियंत्रित करना बहुत आवश्यकता, रेगुलेट करना बहुत आवश्यकता। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश शायद वो पहला राज्य है जिसने इसको रेगुलेट करने की कोशिश की। और तीसरा, जो निजी विश्वविद्यालयों को लेकर जो एक सरकार ने कदम उठाया है, हमारे आदरणीय वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, वो इसके बारे में ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। लेकिन ये भी बहुत आवश्यकता, रेगुलेट करने के लिए, संसाधन बढ़ाने के लिए, सुविधा देने के लिए। लेकिन बस मेरा एक
मूल प्रश्न यही है कि क्या हम इन प्राइवेट संस्थानों को आमंत्रित करके शिक्षा का बाजारीकरण नहीं कर रहे। रिसेंटली मैंने जो खबर पढ़ी है उसमें मध्य प्रदेश में मेडिकल, जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इसमें मैनेजमेंट कोटा 30 से 35% किया जाने वाला है और एनआरआई कोटा ऑलरेडी 15% है। यानी 100 सीट में से 50 से 55 सीटें मैनेजमेंट कोटे में एक तरीके से चली जाएंगी। और मैनेजमेंट कोटे में राजस्थान का आपने हाल देखा है, तमिलनाडु का हाल देखा है। एक साल की फीस 50 से 75 लाख रुपए तक है। तो इससे क्या हमारी एजुकेशन महंगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी हमारी एजुकेशन महंगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टियां नहीं है, रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, फैकल्टियां नहीं है, ये फैकल्टी कहां से लाएंगे? तो कहीं ना कहीं इस पर चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हम संस्थान खोल लेते हैं, बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं, मशीन्स ले आते हैं, लेकिन हमारे पास फैकल्टी का अभाव है। और इसका एक उदाहरण बता रहा हूँ, श्योपुर में जो मेडिकल कॉलेज खुला था बीच में, अभी खुला हुआ है, वहाँ फैकल्टी नहीं होने के कारण ऐसा भी हुआ था कि ऑनलाइन पढ़ाई हो। क्या ऑनलाइन मेडिकल की पढ़ाई हो सकती है तिवारी जी? तो हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा। हम खोल रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैकल्टी और सुविधाएं पूरी होना चाहिए। हमारी सरकार का और हमारा इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए तिवारी। ठीक है अखिलेश जी, आप कितना सहमत है आलोक जी से? और ये जो धन्वंतरी विश्वविद्यालय की बात कही जा रही है, इसमें चिकित्सा शिक्षा में कितना सुधार, कितना बदलाव देखने को मिलेगा इससे? अखिलेश जी माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। नमस्कार, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को भी, और अभी आलोक जी ने भी इस पे काफी प्रकाश डाला। मैं कुछ बातें उनसे बिल्कुल सहमत हूं मैं कि हमारा अधिनियम जो है उसमें चेंज हो रहा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसा मैडम ने भी बताया यूसीसी का, एग्जैक्टली द सेम, मतलब सेम चीज जो है इसमें भी आना चाहिए कि मतलब अच्छे से परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी जो आपने आयुर्वेद विज्ञान ये संस्थान जो है जबलपुर में, एक अपने प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी सारे मेडिकल के कोर्सेज को उसका जो है पूरी व्यवस्था परीक्षा की सब कराती थी, और हालत ये हुआ कि वो मैनेजेबल नहीं था। आज ये हो रहा है कि अभी नर्सिंग की परीक्षा नहीं हो पा रही है, मेडिकल की परीक्षा नहीं, बच्चे 4-4, 5-5 साल से परीक्षा। एक तो ये परीक्षाओं की समस्या आ रही थी, और दूसरी समस्या आ रही थी कि जबलपुर के, अब जैसे जो दूसरे दूर दराज के बच्चे हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है कि इसको वैसे 3 विश्वविद्यालयों में डिवाइड करना था, लेकिन शायद अभी सिर्फ एक उज्जैन में ला रहे हैं, तो कम से कम केवल 2 अभी आ रहे हैं। तो इसमें ये अच्छा है कि मतलब 2 जगह 2 विश्वविद्यालय बन जाएंगे, तो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और जो स्टूडेंट सफर कर रहे हैं वो सफर, क्योंकि जो मेडिकल की समस्या है, मेडिकल क्या है कि एक प्रोफेशनल है और यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए होता है। तो बहुत अच्छा कदम है कि उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 विश्वविद्यालयों में, तो उससे एरिया जो है उसका जो क्षमता है वो एक तरीके से बहुत इफेक्टिव होगी। बहुत अच्छा ये कदम है, जिसको बहुत जल्दी, मतलब देर से लेकिन बहुत जल्दी ये व्यवस्था की गई। ये बहुत अच्छा कदम। एक धन्वंतरी विश्वविद्यालय आ रहा है आयुर्वेद के लिए। आयुर्वेद आज जो है कोविड के बाद आयुर्वेद, इवन जो एलोपैथी वाले हैं वो भी आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आयुर्वेद का जो एजुकेशन है उसको फोकस करने के लिए बहुत जरूरी था, और आयुर्वेद जो धन्वंतरी विश्वविद्यालय आ रहा पूरी तरीके से आयुर्वेद को फोकस करेगा। ये भी एक कदम, जो क्योंकि भारतवर्ष जो है वो आयुर्वेद बेस्ड, मतलब हमारी जो मूल धारणा प्राचीन में रही वो आयुर्वेद की रही है, और आयुर्वेद को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। इसलिए धन्वंतरी विश्वविद्यालय तो एक बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी का कदम रहा, और उस पर मैं 100% मतलब ये है कि उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना की। अभी आलोक जी एक चीज बोल रहे थे कि मतलब ये जो मैनेजमेंट कोटा है विश्वविद्यालयों का, डेफिनेटली पहले था, बीच में खत्म कर दिया गया। अभी क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो जैसे प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे क्या होता है कि या तो जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जो फीस पे कर सकते हैं। मतलब एडमिशन उनके नंबर रहते हैं, लेकिन कई कारणों से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को नहीं मिल पाता है। और आज जो है, अभी एमएनसी ने जो चेंज किया है, आज एक यूनिवर्सिटी मतलब मेडिकल कॉलेज खोलना है तो ऐसा नहीं है कि 5 साल में आप व्यवस्था करिए। पहले रूल्स था कि एक एक साल में एक एक कोर्स मतलब साल का व्यवस्था कर। आज जो है पूरा व्यवस्था एक साल में करना है। मतलब मेडिकल कॉलेज की परमिशन तब आपको मिलेगी जब 5 साल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी सारी चीजें रहेंगी। तो ये बहुत एक कॉस्टली हो जाता है, वो सेल्फ फाइनेंस में लोगों का उधर रुझान नहीं आ पा रहा था कि मतलब कॉस्ट के कारण। तो मुझे ऐसा लगता है जो शासन ने मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा इसको देने का उदाहरण जो लिया है, एक डिसीजन, वो उसी को ध्यान में रखते हैं, फाइनेंशियल वायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया है। और लेकिन उसको अच्छे से, जैसे पहले हो जाता था किसी को भी एडमिशन दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सा रेगुलेशन लाना पड़ेगा कि उसमें क्वालिफाइड लोग ही एडमिशन ले पाए, और ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट कोटा जो है वो एक तरीके से दिक्कत हो। उस पर अच्छे से रेगुलेशन की जरूरत है। मतलब वो अच्छे मैनेजमेंट की कोटा है वो कैसे लाट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसको देखना चाहिए। ठीक है मीता जी, मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता, इसको भी पास किया गया है विधेयक को। इसमें गिग वर्कर्स के हितों को भी ध्यान में रखा गया है। 24 घंटे प्रतिष्ठान दुकानें खुल सकेंगी, साथ ही महिलाएं भी अब रात्रि में काम कर सकेंगी, और जहां पर वे काम करेंगी वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे महिला सुरक्षा के लिए कितना बड़ा कदम है। और दूसरा ये सवाल, जो गिग वर्कर्स भी इस अब विधेयक के भीतर ही आएंगे, संहिता के भीतर ही आएंगे, लेकिन अगर वे एक तय समय के अनुसार काम करते हैं, 8 घंटे अगर ड्यूटी का समय तय किया गया है, लेकिन गिग वर्कर्स में वे जितना काम करते हैं उतना उन्हें मुनाफा होता है, तो फिर ऐसे में अगर उनको एक ड्यूटी के तहत बांध दिया जाएगा तो इससे क्या उन्हें फायदा होगा, घाटा होगा, क्या रहेगा? नहीं, देखिए, काम में थोड़ा बहुत जो डिसिप्लिन है वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। 8 घंटे का जो काम तय है वो एक्चुअली ग्लोबली तय है। मतलब हम इंडिया की क्या बात करें, बाहर भी तय है। बल्कि वहां पे यदि आप सिंगापुर या यूरोप कहीं भी चले जाएं तो आप 8 घंटे के बाद जो काम करते हैं उसमें आपको डबल सैलरी मिलती है। तो वो हर कंट्री की अपनी डेवलपमेंटल सिचुएशन के हिसाब से डेफिनेशन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये जो कैमरेज और ये सब लग गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आज भी अगर किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म या कोई गलत चीज होती है तो रिपोर्ट नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो एरिया बहुत मिसिंग है वो है लीगल एक्शंस और ज्यूरिडिक्शन। उसमें अभी भी थोड़े से कानून बहुत जरूरी है कि उसमें गुड गवर्नेंस करके चेक किया जाए कि एड्रेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि महिला सुरक्षित तब तक है जब तक किसी महिला के अगेंस्ट में जो कंप्लेन हुई है उसको एड्रेस किया है कि नहीं तो जो दुष्कर्म या गलत काम करने वाला इंसान है उसको फिर मौका मिल जाता है। और हम बहुत दूर ना जाए, ये वेरी रिसेंटली अगर हम ट्रैक करें, वो चाहे महिला हो या पुरुष, दिमाग, साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी यदि हम सोचें तो जब तक आप पनिशेबल ऑफेंस को पनिशेबल नहीं करेंगे, पनिशमेंट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, चाहे वो आपका कोई भी चाचा भतीजा हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, पनिशमेंट जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा फिर वही बात इंप्लीमेंटेशन पे आती है, तो कोई फायदा नहीं है। कैमरे और ये सब कुछ अपनी जगह पे है, कैमरे होने के बावजूद भी पिक्चर्स गायब हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। नेट रिजल्ट ये है, जब तक पनिशमेंट इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक हम रॉन्ग एग्जाम्पल ही सेट करते रहेंगे और हम क्राइम को हमेशा जगह देते रहेंगे। और बाकी तो हमारे पास मोबाइल है, बच्चों के पास मोबाइल है, क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है, स्टेप्स लेने की कोई कमी नहीं है। मम्मी पापा से वैसे ही बच्चे दूर हो गए हैं, तो देयर आर सेवरल स्टेप्स। ये एक बहुत गहरा टॉपिक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा जरूरी है कि ज्यूरिडिक्शन, जुडिशियल डिसीजन, लीगल एक्शन, इस पे थोड़ा काम करना बहुत जरूरी हो गया है। और जो 24 घंटे प्रतिष्ठान अब खुल सकेंगे, क्या लगता है अर्थव्यवस्था में इससे सुधार होगा? सर, मैं बहुत ही छोटी बात बोलती हूँ। सब कहते हैं 6 बजे के बाद महिलाओं को आप बाहर मत भेजिए। मैं कहती हूँ आप 6 बजे के बाद सारे लड़कों को अंदर ले लीजिए, महिलाएं सेफ हो जाएंगी।
तो उसके लिए ना आपको कैमरे की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। तो ये तो मंशा है, मंशा अगर आपकी खराब है तो है, अगर आप उस मंशा को एड्रेस नहीं करेंगे तो 6 क्या दिन में दोपहर को भी कोई महिला 2 बजे सुरक्षित नहीं होती है। रात से ज्यादा दिन में सारे दुष्कर्म होते हैं। ऑटो वाला भी दिन में ही लेके जाता है, टैक्सी वाला भी दिन में लेके जाता है, सारे काम दिन में होते हैं। अब वो रात और दिन का ज्यादा फर्क रह नहीं गया है। ठीक है आलोक जी, सड़कों के रखरखाव को लेकर अक्सर सरकार पर सवाल खड़े होते आए हैं, लेकिन अब तो बाकायदा इसको लेकर एक विधेयक पास कर दिया गया, सारी शक्तियां सरकार के पास हो गई हैं। राजमार्ग भी सड़कों को अब घोषित सरकार कर सकेगी, उस पर चार्ज भी वसूल कर सकेगी। निश्चित रूप से मोहन सरकार का ये बड़ा प्रभावी कदम है, जिसमें जहां राजमार्गों का बेहतर प्रबंधन होगा वहीं इसके चलते जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसमें भी सुधार किया गया है। अभी तक जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया थी उसमें कई लोचे थे, जिसके कारण भूमि अधिग्रहण में देरी होती थी और तब तक उस प्रोजेक्ट की कीमत जस्ट डबल और 3 टाइम बढ़ जाती थी। अब इसके कारण ये जो नया विधेयक लाया गया है, इसके कारण भूमि अधिग्रहण की जो सिस्टम है उसको काफी सरल किया गया है ताकि भूमि अधिग्रहण इन टाइम हो जाए। इसके साथ साथ इसमें जो बहुत बड़ी चीज ली गई है वो सेफ्टी फीचर पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। यानी सड़क का जो निर्माण है उसकी गुणवत्ता, उसमें मशीनरी और सुरक्षा मानकों का प्रॉपर प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि अभी तक नहीं होता था, लेकिन अब विधेयक बन जाने के कारण जो संबंधित एजेंसी, निर्माण एजेंसी है, वो बाध्य है इन सब को करने के लिए, क्योंकि अगर उसके पास ये पूरा सिस्टम नहीं होगा तो मैं समझता हूँ वो टेंडर के लिए भी अधिकृत नहीं होगी। इसके साथ साथ जो प्रबंधन व्यवस्था है इस पर भी ध्यान देंगे, और सबसे बड़ी चीज जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो प्रॉपरली हाईवे से और शहरों से प्रॉपरली जुड़ पाएगा। तो ओवरऑल अगर इसको अगर पूरे सिनेरियो को देखें तो ये हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश सरकार का, खासकर मोहन यादव जी का जो बहुत बड़ा कदम है। समझता हूँ निश्चित तौर पर ये बड़ा कदम है और इससे सड़कों की अब बेहतर स्थिति आने वाले समय में देखने को मिलेगी। देखिए समय होगा, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी आपका बहुत शुक्रिया, मीता जी आपका बहुत धन्यवाद और अखिलेश पांडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में 8 महत्वपूर्ण विधेयक पास कराए हैं और इन विधेयकों को, इनका जो जुड़ाव सीधे कनेक्टिविटी जनता से, हालांकि तमाम विधेयक जो सरकार लाती है वो जनता से जुड़े ही होते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और अब जनता इनको देख पाएगी, समझ सकेगी कि आखिर कैसा कानून बनने के बाद, ये जब विधेयक पास हो रहे हैं, राज्यपाल के पास जाएंगे, कानून बन जाएंगे, तो उसके बाद क्या बदलाव देखने को मिला है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।